पब्लिक सर्विस कमीशन की बात जहां तक होती है, मैं उसका विक्टिम हूं। मुझसे पैसे मांगे गए, एक दफा चले 50,000 मांगे गए, फिर 80,000। और ये पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर आप या आज भी पेपर अगर वगैरह ये इन चीजों में हम पढ़ना नहीं चाहते। तहसीलदार है लेकिन इसको असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे भेजा गया है, एक चार्ज है उसके पास। ईमानदार और बेईमानी का पैमाना ये न बने कि जी यहाँ पे करप्शन होती है और पब्लिक सर्विस कमीशन वो जो है मताफ में बैठा हुआ है। नायब तहसीलदार की असामियाँ आई थी जो कि इसके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के परव्यू में आती हैं। 16 और 16 से ऊपर के जितने भी ग्रेड के हैं वो थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। 1 से लेकर 15 तक ये डिपार्टमेंट इसको रिक्रूटमेंट करती है, इसका सारा प्रोसेस करती है। तो ये उठा के असामियाँ चीफ मिनिस्टर के आर्डर से, कैबिनेट के भी इसमें नहीं है, असम्बली से भी नहीं है, कहीं से भी नहीं है, सिर्फ चीफ मिनिस्टर उसने समरी मूव की कंसर्न मिनिस्टर ने कि जी ये पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजी जाए और उस पे सीएम ने ऑर्डर कर दिया और वो असामियाँ चली गई हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में। अब पब्लिक सर्विस कमीशन की पोजीशन ये है, मैं ये पिछली गवर्नमेंट में जी, पिछली जाम साहब की गवर्नमेंट में मैं भी उसका हिस्सा था। तो अब पब्लिक सर्विस कमीशन की पोजीशन ये है कि उसके पास असामियाँ तो चली जाती हैं लेकिन उसको सालों साल लगते हैं, महीने नहीं सालों साल लगते हैं। फिर इम्तिहान कंडक्ट होता है, जो भी। मेरी कहने का यहाँ पे मकसद ये है कि आगा साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। एक तो ये है कि ये जो सूबाई हुकूमत जिसको गवर्नमेंट कहते हैं, गवर्नमेंट के परव्यू में आती हैं, वो गवर्नमेंट उनकी जैसे कि क्लास 4 की कर रहे हैं, 1 ग्रेड की, 5 ग्रेड की, 6 ग्रेड की, इसी तरीके से 15 ग्रेड तक कानूनन इजाज़त है गवर्नमेंट को, कंसर्न डिपार्टमेंट को। तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि आगा साहब की बात को आगे और कंसर्न मिनिस्टर की बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये ऐवान से मेरी गुजारिश है कि अगर हम ईमानदार, हर बेईमानी सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टरों पर आ गई है, फिर तो ये मुल्क चल ही नहीं सकता है। ईमानदार और बेईमानी का पैमाना ये न बने कि जी यहाँ पे करप्शन होती है और पब्लिक सर्विस कमीशन वो जो है मताफ में बैठा हुआ है, वो तो कोई नहीं। यही जो सेक्रेटरी हमारे पास सर्व करके गए हैं, वही सेक्रेटरी जाके अभी मेंबर लगे हैं वहाँ पे। अगर वो ऑनेस्ट थे तो यहाँ भी होना चाहिए उनको ऑनेस्ट, और अगर डिसऑनेस्ट थे तो फिर वहाँ भी वो डिसऑनेस्टी करेंगे। तो मेरा अर्ज ये है कि ये मजबूरन, और ये थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूँ अगर सबको कि ड्यूअल चार्ज नहीं है। ग्रेड जो है ना, इसका लिखा हुआ है तहसीलदार है लेकिन इसको असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे भेजा गया है, एक चार्ज है उसके पास। 16 से 17 पे गया था। यस, क्योंकि आपके पास अभी यही आपकी जो असिस्टेंट कमिश्नर की रिक्रूटमेंट करती है वो भी पब्लिक सर्विस कमीशन करती है। अभी तक आप देखें उसकी कि कितनी जो है ना इस वक्त वहाँ पे पोस्टें अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं। और ये जवाब जो आगा साहब ने पूछा है, ये देखें, ये मैं बताऊंगा उनकी खिदमत में। मिसाल के तौर पर जनाब ये शेख हयात बोलो, तहसीलदार ग्रेड 16, एक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर किला अब्दुल्ला, एसी की पोस्ट होती है 17 ग्रेड की। जी बिल्कुल। तो 1 ग्रेड तक आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप उसको आपकी शॉर्टेज की वजह से, इसी तरीके से मेरे डिपार्टमेंट में CNW में SDO है, हमारे पास एक्सीएन की शॉर्टेज है, तो 1 ग्रेड तक गवर्नमेंट को इजाजत है कि वो अगले ग्रेड में अगले ग्रेड की पोस्ट को होल्ड करे। तो ये जो आगा साहब को जवाब दिया गया है SNGD की तरफ से, इसमें तफसीलन ग्रेड लिखे हुए 16, चूंकि AC असिस्टेंट कमिश्नर 17 ग्रेड का होता है, तो वो तहसीलदार और AC दोनों नहीं है, वो सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर है, तहसीलदार कोई और है। तो वो जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनको अगले ग्रेड में चार्ज दिया जाता है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा कि बाकी सूबों से इधर भेजेंगे ACB, DCB, ASPB, SPB, तो वो भी। और प्लस मेरी गुजारिश ये होगी ऐवान से, मेरे सारे मोअज़्ज़िज़, कि अगर ये डिपार्टमेंट के पास नायब तहसीलदार हैं, अगर आ जाते हैं तो डिपार्टमेंट के पास कैपेसिटी है कि 45 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 60 डेज, मैक्सिमम 90 डेज में ये भर्तियां करके
उनको हम ट्रेनिंग पे भेज सकते हैं, पोस्टें दे सकते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है। आपके मकसद ये कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जनाब स्पीकर साहब, मेरे कहने का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि पब्लिक सर्विस कमीशन बेईमान है या ईमानदार है, ना मैं कोई होता हूँ उसको सर्टिफिकेट देने वाला। बात यह है कि जो उसके अख्तियारात हैं हम तो उससे वापस नहीं कर रहे। ये कानून बना हुआ है कि 16 और 16 से ऊपर पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जाता है। और अब मैं भर्तियां कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अंदर चंद दिनों में 500-700 आदमी भर्ती होगा। मैं इस ऐवान में चैलेंज पे कहता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाज़र करके चैलेंज पे कहता हूँ कि एक रुपए की भी कहीं पे करप्शन साबित हो गई, मेरा अपने अल्लाह के साथ भी कौल है, इस ऐवान के सामने मैं इधर खड़े होके रिज़ाइन कर जाऊंगा। देखें, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, हम सब इस वक्त जब इस हाउस में आते हैं आपके अंडर आ जाते हैं। हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी का सर्टिफिकेट किसी को अख्तियार नहीं है, ना किसी को देना चाहिए कि फ़लाना डिपार्टमेंट जो है ना मेरिट नहीं करता है और फ़लाना इदारा मेरिट करता है। पाकिस्तान में अगर ये मेरिट और डिसमेरिट पे जाएंगे ना, बहुत सारी चीज़ें फिर हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए आगे आना पड़ेगा कि फ़लानी जगह पे क्या हुआ है और उधर क्या मेरिट है और फ़लानी जगह। मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। मैं जैसे अपना जावेद साहब ने कहा, मैं कह रहा हूँ कि जो डिपार्टमेंट के परव्यू में है वो डिपार्टमेंट करे। अब कल अगर एक क्लास 4 की कि जी PHE का मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सब बेईमान है, लिहाजा ये जो क्लास 4 की है ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन के सुपर्द की जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बिफोर टाइम। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जी उन बातें हुई कि 5 करोड़ 10 करोड़ उनके हल्के से, मैंने भी देखा है 10 के 12 आदमी असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह आए हुए हैं। तो ये फुटपाथ की बातें। अब मुझे परसों मैं घर में बैठा हूँ सर, कोई तरीन है लोलाई से फ़ोन कर रहा है, मुझे कहता है अच्छा PHE के ऑर्डर हो गए। मैंने कहा भाईजान अभी तक तो नहीं वो आपने जो है ना अपना तोरतमान खेल पे और आपने कितने में बेच दी। मैंने कहा आपने ख़रीदनी तो आ जाओ, मैं आपके साथ सौदा करता हूँ। तो ये बातें देखें, फुटपाथ की बात पे हमें नहीं जाना चाहिए। होगा, काली भेड़ें हर जगह हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन की बात जहाँ तक होती है, मैं उसका विक्टिम हूँ। मैंने तहसीलदारी का इम्तिहान पास किया, मुझसे पैसे मांगे गए, मेरे वालिद ने इनकार किया, मेरे ऑर्डर नहीं हुए, दूसरे के हो गए। मैंने DSP का इम्तिहान क्वालिफाई किया, मुझसे पैसे मांगे गए। अब वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो इस वक्त है ही नहीं है। मैं 80s की बात कर रहा हूँ। मुझसे पैसे मांगे गए, एक दफ़ा 50,000 मांगे गए, फिर 80,000। और ये पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर आप दो पीरियड पीछे जाएं तो क्या नहीं हुआ है, या आज भी पेपर अगर वगैरह ये इन चीजों में हम पढ़ना नहीं चाहते। हम किसी को हम कहते हैं कि जो डिपार्टमेंट का अख्तियार है डिपार्टमेंट को मिलना चाहिए, जो पब्लिक सर्विस कमीशन का है उसको मिलना चाहिए, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का है उसको मिलना चाहिए। आप कहना ये चाह रहे थे कि यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर ये बर्डन है 5 तारीख ना आगा साहब, 4 दिन रह गए। 9 तारीख तक आप रूलिंग दे दें, कंसर्न मिनिस्टर और कंसर्न सेक्रेटरी SNGD बैठ जाए, सारी तफसीलात आगा साहब के साथ तय कर लें। अगर नहीं कर सके 9 तारीख को हमारी भी रिक्वेस्ट होगी कि ये फिर कमेटी के हवाले करे, कमेटी के सामने सेक्रेटरी भी पेश हो। पहले क्वेश्चन पे कह दिया आपकी रूलिंग आ गई है ना इसमें कि मैंने पहले क्वेश्चन पे कह दिया नहीं मानेगा, जिद मत पकड़ो, खुदा का वास्ता। गुजारिश सुने, साहब को फोन आया है सेक्रेटरी की तरफ से कि आपने अल्लाह के खातिर नहीं इल्जाम तराशी नहीं करे आप। सर आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस। एक मिनट सरदार साहब एक मिनट। अब चूंकि देख मुझे फोन आया, नहीं मैं अपने बात में एक मिनट, वो फोन आया, मैं बड़ा रखना है। सरदार साहब एक मिनट, माइक जो कि मेरे पास फोन आया, मुझे ये हक हासिल है कि मैं उस फोन की एक्सप्लेनेशन। लियाकत जतोई की गवर्नमेंट थी और यहाँ पे सरदार अख्तर जान शायद चीफ मिनिस्टर थे, ये उस जमाने की बात है। और वाकई ज्यादती हुई, उनके घर पे नाजायज रेड किया। सिंध से पुलिस आई, सैटेलाइट टाउन में हम उनके घर आना जाना था, हमारे बड़े मेहरबान थे, मुझे और इस किस्म की रखी हुई थी, बहुत बॉडी वाले बंदे थे।
ये एक वाकया नहीं है, ये बड़ी करारदाद बड़ी अहमियत की हामिल है। हर इलाका हमारा बलूचिस्तान का चप्पा चप्पा तारीखी नवादरात और तारीखी मकामात से भरा हुआ है। अब मैं अपने इलाके की बात करूँ, अफ़गानिस्तान से काफ़िले चलते थे और नई दिल्ली के लिए जाते थे हमारे इलाकों से होके। तो मुगलिया दौर में भी यही रास्ते इस्तेमाल हुए, फिर अंग्रेज़ ने भी इन रास्तों को इस्तेमाल किया, दरिया बोलान और इस तरीके से दरिया मूला है, ये सारा। अब मैं आर्काइव डिपार्टमेंट जो हमारा एक है, मेरा ख्याल है हम खाली उसकी आज तक हमने इतने सब हम बैठे हुए हैं, कभी उधर हमने तवज्जो ही नहीं दिया है। वहाँ पे जो किताबें पड़ी हुई हैं या जो पुराने फाइलें हैं या कागजात हैं, वो एक बहुत बड़ा कीमती असासा है। हम कराची से हैदराबाद की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने एक म्यूज़ियम बनाया हुआ था जिसमें पूरे सिंध की तहजीब को उन्होंने, वो सिंधालॉजी डिपार्टमेंट में एक पोर्शन था जनाब, वो देखने वाला था म्यूज़ियम। उसमें हत्ता के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद के कपड़े, भुट्टो साहब के कपड़े और मुख्तलिफ जो उनके, मतलब उन्होंने पूरी सिंध की तहजीब को, हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। अब आप खाली, मैं यहाँ पे मिसाल दूंगा, गैजेटियर को वो पड़ा हुआ है, किसी को जो है ना, जब वो बाहर से कोई मेहमान आता है तो या अंग्रेज़ी में या उर्दू में उसको जो है ना उठा के उसकी जिल्दें जो है ना बड़ी खूबसूरत रैप करके हम उसको दे देते हैं। हमने कभी उसको हमारी जो नौजवान नस्ल है उस तक पहुँचाने का कोई निज़ाम हमने कायम नहीं किया। ये जो रूट था, इस पे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। सूरान नाम है, एक मेरे इलाके में है, जनरल मोहब्बत खान का मकबरा था। वो ऐसे खूबसूरत तरीके से, जब हम छोटे थे भी, उसमें 7, 8, 9 जंजीरें, नीले रंग से जंजीरें ईंटों की बनाई हुई थी, तो बहुत ऊंचा यूं करके देखना पड़ता था। उसमें एक कुतबा लगा हुआ था और फिर वो कुतबा तो निकाल के ले गए, मेरा ख्याल है पता नहीं कहाँ चला गया, अंग्रेज़ ले गए, कौन ले गए। हत्ता कि उसमें जो हम जाते थे तो ऊपर खड़े होकर ऐसे जैसे वो संदूक से आवाज़ आती, वो भी चोरी हो गए, उधर से निकल गए। और उसके साथ एक कब्रिस्तान है, वहाँ पे बड़े लंबे लंबे वो लगे हुए हैं, उसके कुतबे लगे हुए हैं जिन पर ऐसी ज़बान है जो हमारी समझ में भी नहीं आती है। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे हमारे फाजिल मेंबर ने ये करारदाद लाई है, हमें इस पे तवज्जो देना पड़ेगा। हम अपनी कबाली रिवायात से, अपने एंसेंट जो थे हमारे बड़े, उनकी रिवायत से बहुत हट के हमने तशद्दुद की राह ले ली। मुख्तलिफ ये जो सोशल मीडिया है, वो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन बर्बादी का ये एक ज़रिया भी है। कहीं सुनी बातों पर किसी की पगड़ी उछालना इस सोशल मीडिया का एक वतीरा बन गया है, बगैर, जैसे उन्होंने कहा कि बगैर किसी सबूत के, बगैर। हमारे पुराने ज़माने में सीना बसीना दास्तानें चलती थीं, कौमों की तारीख़ चलती थी, इसी तरीके से एक रिवायत थी। मैं आज फिर एक बात दोहराऊंगा कि बलूचिस्तान में बलोचों की कभी भी रिवायत नहीं रही। अगर हम अपने बाप दादा पीछे चले जाएं कि मेहमान के लिए हम अपनी जान देते थे, आज तो हमारी हालत ये हो गई, हमारी रिवायत ये हो गई कि हमारे इलाके से जो गुजरता है उसको लूटना, उसका कत्ल करना और उसको लिसानी नाम देना हम फ़ख्र महसूस करते हैं। वो क्या है कि वो गलत रिवायत पर, अभी आपने भी जनाब स्पीकर साहब सुना होगा कि जब हम तालिब इल्म थे तो मिसाल देते थे कि अल्लाह ताला ने एक मीटिंग बुलाई, उसमें पठान भी था, सिंधी भी था, पंजाबी भी था, बलोच भी था। किसी ने कहा क्या मांगा, तो बलोच एक कोने में बैठा यूं करके बैठा हुआ है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ मांगो, क्या मांगते हो। उसने कहा मुझे इतनी सी तलवार दे दो, बाकी सब चीज़ मैं वसूल कर लूँगा। वो बर्बादी की निशानी थी जो हमें सबक दिया जाता था। वो आपको कारोबार से भी हटा रही है, वो आपको अखलाकियात से भी गिरा रही है, वो
पठान ने कहा पैसा पैसा। तो हर रिवायत से वो चीज आपको दूर ले जा रही है कि जी आप बंदूक उठा लोगे तो हर चीज आप हासिल कर लोगे। उस जमाने में तलवार थी, आज बंदूक है, आज कलाशनकोव है, आज रॉकेट लॉन्चर है। हम वो नहीं देखते कि हमारे बाप दादा ने अपनी जानें कुर्बान की इस धरती के लिए, इस मुमलिकत के लिए, इस सरजमीन के लिए। एक मिसाल मैं देता हूं, मैं ये नहीं कि मैं कोई इतने बड़े बहादुर खानदान का हूं या हाँ, अलीगढ़ में मेरे ताया सरदार मोहम्मद अनवर जान पढ़ते थे, तो वहां पे कैद आजम ने आना था, स्पीच देनी थी। ये तारीखी बात आपको बता रहा हूं। तो एक सिख था, उसने कायद आजम की तस्वीर उतार के बूटों के नीचे रौंद दी। मेरे ताया वो भी बड़े सडूल जिस्म के, उसके साथ लड़ गए कि जी क्यों। ये उसको मुक्के मारते रहे, वो सिख जो है उसको चाकू मारता रहा। आखिर में हमारे दादा को इतला मिली कि आपका बेटा तकरीबन मर गया है, आप अल्लाह ने उसको बचाना था, बच गया। मैं आज भी उसके वो बाजू मुझे भी याद है, फौत हो गए हैं, कि यहाँ पे फिर वो गोश्त इधर टांग से निकाला, इधर गोश्त लगाया और फिर उसके ऊपर ये क्या टैटू जो बनाते हो, सर्जरी की है। जी वो सर। तो ये हमारी रिवायत थी। मुझे आप बलोचों की तारीख में कोई, बलोचों में सैकड़ों फिरके हैं, छोटे भी बड़े भी, कहीं पे आप मुझे साबित करें कि उन्होंने अपने मेहमान को कत्ल किया हो। ये आज का ये सोशल मीडिया और वो पुरानी रिवायत जैसे मोहरिक ने करारदाद पेश किया, उनसे दूरी की वजह से आज अगर इस्लाम कहता है कि औरत का एहतराम करो, बलोच उसके लिए पता नहीं किस हद तक गया है। औरत के एहतराम में, खातून के एहतराम में उन्होंने अपनी मुमलकतें तबाह कर दी। लेकिन उस पे आज भी वो पुरानी रिवायत को मद्देनजर रखते हुए, पुरानी रिवायत को कि जिस घर में 4 औरतें चली जाती हैं, कुरान लेके चली जाती हैं, वो इस्लाम की साइड है, औरतें एहतराम, चाहे वो बलोच है, पठान है, कभी भी वो कत्ल होते हैं वो भी माफ कर देते हैं। हमारे खितरानू में 17-18 साल का बच्चा हो जाता था, वो जब तक चुगा पहनता था, शलवार उसको नहीं पहनाई जाती थी, उसके भाई, बाप, चाचा ने 50 कत्ल किए होते, उसको कोई कत्ल नहीं करता था, वो बच्चे में शुमार होता था। आज हमारी कबायली रिवायत क्या बन गई है कि एक बम रखेंगे, उसमें बच्चे भी उड़ गए। आपके सामने है मस्तूम का वाकया जनाब। एक बाप, एक माँ सुबह अपने बच्चे को तैयार करके स्कूल के लिए भेजती है और वहां से फोन आता है कि बच्चे के टुकड़े टुकड़े लाश ले जाएं। ये कौन सी रिवायत है? ये कौन सी इस्लाम है? ये कौन सी सिकाफत है? ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अपनी सिकाफत से दूर हटते जा रहे हैं। और फिर मैं 35 साल से इस ऐवान का हिस्सा हूं। मैंने आज तक उसके लिए क्या किया है कि हमारे कबायली जो या तारीखी वर्षा है या हमारे यहाँ चीज़ें हैं, उनके लिए मैंने भी कुछ नहीं किया। इधर तो मैं अच्छी तकरीर कर लूँगा, लेकिन अमली तौर पे हमने कुछ नहीं किया। तो मैं इस करारदाद की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। इस पर बोलने के लिए बड़ा टाइम चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप लेकिन मेरी गुजारिश होगी, मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, मैं ऐवान से गुजारिश करूँगा, आपसे गुजारिश करूँगा कि इसको मुत्तफ़िक़ा तौर पे करारदाद मंजूर करके हुकूमत वक्त को, आज की हुकूमत को ये एक आपकी तरफ से डायरेक्शन समझें, एक किस्म की रूलिंग समझें कि जी जो कबाइल आबाद है उनको उनकी सिकाफत के मुताबिक प्रमोट कराएं, फंड रखें। फंड की कमी नहीं है, हम पीटना करते हैं फंड का। अब एक रोड बनती है 9 अरब रुपए की बन रही है, एक रोड 4 गांव को जा रही है 10 अरब की बन रही है। ये एक हमने बतीरा बना दिया, फंड की कमी है, फिलाना है, ढमकाना। फंड सब चीज़ के लिए है। अभी मैं इधर बहुत सारी चीज़ें जो वो कहते हैं ना, वो क्या है, मेंढक ने कहा कि मेरा मुंह पानी में नहीं तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, वो हम नहीं बोलना चाहते यहाँ पे। तो इसको लाजमी हमें करना पड़ेगा ताकि नौजवान नस्ल इसकी तरफ कन्वर्ट हो और अपनी पुरानी रिवायत पे कायम हो।
ऑटोमेटिक अमन भी कायम होगा, तालीम की तरफ भी तवज्जो होगी, हर चीज होगी। थैंक यू वेरी मच। करारदाद मंजूर की